सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। बिलासपुर जिला में 1 करोड़ 2 लाख की लागत से बने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कल्याण भवन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा किया गया। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर द्वारा 1 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का भी शुभारंभ धनीराम शांडिल ने किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए धनीराम शांडिल ने कुपोषण को मिटाने और स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी है। जिला कल्याण भवन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा किया गया। वहीं इस मौके पर बिलासपुर सदर विधायक बंबर ठाकुर, 20 सूत्रीय कार्यक्रम व क्रियान्वयन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ठाकुर और बिलासपुर के उपायुक्त अजय शर्मा के साथ ही कई आला अधिकारी व कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर धनीराम शांडिल द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर द्वारा आयोजित 1 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत के साथ हुई और उसके बाद कुपोषण मिटाओ गीत भी प्रस्तुत किया गया। लोगों को संबोधित करते हुए धनीराम शांडिल ने दोनों कार्यक्रमों को लेकर बधाई दी और कुपोषण से बचने के लिए स्वस्थ आहार लेने की भी राय दी। उन्होंने कहा कि कुपोषण एक राष्ट्रीय समस्या है, जहां एक ओर ये मानव को व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित करता है तो वहीं देश के आर्थिक विकास पर भी प्रभाव डालता है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। कुपोषण को गरीबी से जोड़कर देखना एक भूल है। कुपोषण आज एक राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि ये जहां एक तरफ व्यक्तिगत मानव विकास को प्रभावित करता है, वहीं देश की उत्पादकता और आर्थिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। मैं राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह का शुभारंभ करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्थाओं, महिला संगठनों से आह्वान करना चाहूँगा कि कुपोषण हटाओ अभियान के अंतर्गत हर परिवार को जागरूक करने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, ताकि कुपोषण के खिलाफ जंग में हमें सफलता हासिल हो सके। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 में विभिन्न योजनाओं को लेकर करोड़ों रुपयों के प्रावधान की भी जानकारी दी। तलबीगत सिंह जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में वित्त वर्ष 2014-15 में 2062 करोड़ रुपए महिला और बाल विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत जो जनरल प्लान होती है, उससे भी भवनों के निर्माण हेतु 7.91 करोड़ और 160 भवनों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। हमीरपुर डिग्री कॉलेज द्वारा बिलासपुर में संपन्न हुई क्रॉस कंट्री खेलकूद प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज इस प्रतियोगिता में क्रॉस कंट्री विजेता बना है और महिला व पुरुष दोनों वर्ग में प्रतियोगिता पर कब्जा किया है। प्रतियोगिता में विजेता टीमों की कॉलेज में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। बिलासपुर में संपन्न हुई क्रॉस कंट्री खेलकूद प्रतियोगिता में हमीरपुर डिग्री कॉलेज ने अपना परचम लहराया है। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में क्रॉस कंट्री खेलकूद प्रतियोगिता की विजेता टीम के कॉलेज परिसर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर कॉलेज के प्रधानाचार्य चंचल कपूर द्वारा खिलाड़ियों को हार पहनाकर सम्मान दिया गया। कॉलेज के खिलाड़ियों ने क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में अपना कब्जा जमाकर पूरे प्रदेश भर में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। विजेता टीम के सदस्य ने बताया कि कोच भूपेंद्र सिंह के प्रयासों से आज ये सफलता उन्हें मिली है और आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और कॉलेज का नाम रोशन करते रहेंगे। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो हमारे कॉलेज में विनर की ट्रॉफी आई, लड़की लड़कियों की दोनों की आई। बड़ी खुशी की बात है। तथा हमारे कोच जो भूपेंद्र ठाकुर जी, उन्होंने हमें काफ़ी प्रैक्टिस करवाई, जिसकी वजह से हमें अच्छा रिजल्ट दिया। हमने बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमने 1 साल के बाद ट्रॉफी लाया। इससे पहले भी हम कई बार इस ट्रॉफी को इस कॉलेज में ला रहे हैं और इस टाइम हमने 15 इस कॉलेज में मैं संस्था में 15 कॉलेज में भाग लिया। इसमें हमारा कॉलेज में प्रथम स्थान और 2 स्थान।
एथलेटिक्स कोच भूपेंद्र सिंह का कहना है कि खिलाड़ियों की मेहनत रंग लाई है और बहुत सालों के बाद कॉलेज द्वारा दोनों पदकों पर कब्जा जमाया गया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता है जो हमीरपुर महाविद्यालय ने दोनों पुरुष और महिला वर्ग दोनों में जीती है। और ऐसा बहुत कम बार होता है कि कोई महाविद्यालय दोनों मैन और वीमेन दोनों ट्रॉफी उठाता है। एक बार बहुत साल पहले 94-5 में भी हमने ये ट्रॉफी उठाई थी, दोनों मैन वीमेन की। और उसके बाद कई वर्ष बाद फिर हमीरपुर कॉलेज इन दोनों ट्रॉफियों को एक बार फिर उठा रहा है 2014 में। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। जल्द ही नूरपुर के लोगों को म्यूजिकल ई टॉयलेट की सुविधा मिलेगी और नूरपुर का पर्यटन की दृष्टि से भी विकास होगा। नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा, नूरपुर का पर्यटन की दृष्टि से भी विकास किया जा रहा है। नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास किया है वो अपने आप में ही एक इतिहास है। नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने नूरपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की सड़कों का काम चल रहा है और नूरपुर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन लग गई है। स्टाफ की जो कमी हॉस्पिटल में चल रही थी काफी हद तक पूरी हो गई है। महाजन ने कहा कि सैकड़ों के हिसाब से नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हैंडपंप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर में लकड़ी का एक परचून डिपो भी खोल दिया जाएगा, जिससे नूरपुर के लोगों को लकड़ी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नूरपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जा रहा है। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर होने जा रहा है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नूरपुर चुनाव क्षेत्र में इतना कुछ दे दिया जो मेरे अपने आप में मेरे ख्याल एक इतिहास है नूरपुर के डेवलपमेंट में। कुछ मुख्य चीज़ें जो सामने नज़र आती हैं, ये जो आपका मिनी सेक्रेटेरिएट है, इसात महाजन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में इसका नींव पत्थर रखा गया था और उसको हमने लोगों को समर्पित कर दिया है। एडिशनल सेशन कोर्ट नूरपुर में शुरू हो गई है, जो बहुत सालों की डिमांड थी लोगों की और वकीलों की भी, उसकी शुरुआत हो गई है। आते ही 7 करोड़ की सड़क कंडवाल से लेके चुगान तक बन गई और चुगान में भी जब सड़क बनी, जो हमारा एक भी जो वहाँ दुकानदार था या जो खोखे लगाते थे उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। नूरपुर में तकरीबन 4 पुल करोड़ों की जिसकी राशि है, बारल का, थोड़ा बलून का, फत्तू का बाग और लोरा लाला, ऐसे ये बड़े पुल जो सैंक्शन हो गए हैं। हॉस्पिटल की बात करें तो 2.5 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन लग गई। बच्चों का न्यू नेटल नर्सरी शुरू हो गया। पहले 50 बेड का जो हॉस्पिटल डाउनग्रेड हो गया हुआ था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो भी अपग्रेड होके 100 बेड का हो गया। जहाँ 7 नर्सें होती थी, अब 17 नर्सेज आ गई। डॉक्टर्स की तादाद काफ़ी बढ़ गई है, बट अभी भी शॉर्टेज है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर जी को मैंने गुजारिश की है कि इसको बढ़ाने के लिए, और उन्होंने हमें वचन दिया कि इसको भी तादाद को बढ़ाया जाएगा। एक यहाँ पे लेबॉर्ट्री 24 घंटे वाली खुल गई है। एक एम्बुलेंस जो फ्री लेके जाती है पेशेंट्स को टांडा और चंडीगढ़ तक, इसकी भी शुरुआत हो गई है। नूरपुर फिनांसिंग स्कीम जो मेरे पिताजी ने कई सालों तक इसके जदोजहद करके शुरुआत कराई, उसके लिए 58 करोड़ रुपया हमें सैंक्शन हो गया पहले ही साल और इसका काम जोरों पे चल रहा है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा नेतृत्व बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव कॉमरेड चरण दास ने की। बैठक में आम लोगों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कई जनहित कार्यों पर विचार विमर्श किया गया।
कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में बैठक के दौरान कई जनहित फैसले लिए गए। इस मौके पर पार्टी के जिला सचिव चरणदास ने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार आम आदमी की समस्याओं को हल करने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब भी बरसात का मौसम आता है तो पठानकोट जोगिंदरनगर रेल लाइन तहस नहस हो जाती है। उन्होंने रेलवे प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेल प्रशासन व प्रदेश सरकार की निजी ट्रांसपोर्टरों से मिली भगत है, जिस कारण इसे जल्दी से बहाल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि रेलवे प्रशासन द्वारा 15 दिनों के अंदर रेल लाइन बहाल नहीं की जाती तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार व रेल विभाग की होगी। उन्होंने कहा कि नगरोटा सूरिया में कॉलेज खोला गया है, लेकिन प्रवक्ताओं की नियुक्तियां नहीं की गई है। चरणदास ने कहा कि सीपीआईएम प्रदेश सरकार से मांग करती है कि प्रवक्ताओं की अतिशीघ्र नियुक्तियां की जाए और कॉलेज की भूमि अतिशीघ्र शिक्षा विभाग के नाम की जाए। जब भी बरसात का दौर शुरू होता है तो हमारा ये जो रेलवे लाइन है ये तहस नहस हो जाती है, क्योंकि इस इलाके में खास करके आप चलिए समलोटी से लेकर के आपका राजा के तला तक लोगों का मुख्य आने जाने का साधन रेल है। और कई सालों से एक इसको नज़रअंदाज करते हुए बहानेबाजी बना करके रेल लाइन जो है वो बरसात में तहस नहस होती है और जानबूझ करके इसको ठीक नहीं किया जाता है, क्योंकि ये जो सीज़न है ये श्रद्धालुओं का पर्यटन सीजन होता है। और मुझे इसमें शक होता है कि इसमें हमारी प्रदेश सरकारें और ट्रांसपोर्ट के जो कुछ लोग हैं उनकी भी रेलवे प्रशासन के साथ मिली भगत नज़र आती है, क्योंकि आज के इस युग में कोई ऐसी बहानेबाजी नहीं है कि इस रेलवे लाइन को तुरंत दुरुस्त ना करते हुए बहाली का कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक रेलवे प्रशासन ने खास करके अपने कमाने का जरिया, जिसको मैं सरेआम बोलता हूँ कि कमाने का जरिया जो है वो रखा है और जनता को इसको तंग किया जाता है। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से अजय गुलेरी की रिपोर्ट। राजधानी शिमला स्थित बचत भवन में नगर निगम द्वारा आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रिटायर्ड मेजर जनरल सुशील कुमार अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। मेजर जनरल ने कार्यशाला में उत्तराखंड जैसी त्रासदियों से किस प्रकार बचा जा सकता है, इस विषय पर उपस्थित लोगों को जानकारी दी। शिमला के बचत भवन में नगर निगम की ओर से आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में रिटायर्ड मेजर जनरल ने कहा कि हिमाचल व उत्तराखंड का भौगोलिक स्वरूप एक जैसा है और उत्तराखंड जैसी भयंकर त्रासदी यहाँ ना हो, इसलिए इस कार्यशाला के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी त्रासदियों के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। साथ ही स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स जैसी सुविधा भी होनी चाहिए ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावितों को फौरी राहत दी जाए। हम डिजास्टर के बारे में भूल जाते हैं, इसके बारे में काम नहीं करते, जबकि एक सच्चाई है, ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए हमें हमेशा मानसिक तौर पे अलर्ट रहना चाहिए, इसके बारे में अभ्यास करना चाहिए, इसके जो प्लान है उनको अपडेट करना चाहिए। एक जो नए नए अधिकारी आते हैं उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसका इक्विपमेंट हमारे पास में होना चाहिए। हर स्टेट के अंदर में और ख़ास करके हिमालयन स्टेट्स के अंदर में स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, हम आपदा से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हमारे पास में कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो उसके अंदर में जो फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद कर सके। जो NDRF है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, वो एक हमारे यहाँ पर नहीं है, वो दूर से आएगी। जब तक वो आएंगे तब तक नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर स्टेट के पास में स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स होना चाहिए। महापौर संजय चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता लाना है ताकि उत्तराखंड जैसी त्रासदी से बचा जा सके। मेजर जनरल सुशील कुमार अग्रवाल जो उत्तराखंड त्रासदी के दौरान आर्मी के उस ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, वो यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अपने अनुभव और तजर्बे के अनुसार किस प्रकार से इस प्रकार की आपदाओं से, जिस प्रकार से उत्तराखंड जैसी एक महा आपदा इस देश को देखने को मिली है, उससे निपटने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने हैं,
वो आज जो है यहाँ पर मेजर जनरल सुशील कुमार अग्रवाल जी ने यहाँ पर रखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये एक बड़ा तजर्बा है हिमाचल प्रदेश और शिमला जैसे क्षेत्र के लिए, जहाँ पर आप देखें जो हिमाचल प्रदेश पूरा है वो तकरीबन 6 से अधिक रिक्टर स्केल के भूकंप क्षेत्र के अंदर आता है। और इसके अलावा जिस प्रकार से आज इकोलॉजिकल और पर्यावरण के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं और ये जो भारी वर्षा के कारण भारी बर्फबारी के कारण जो यहाँ पर आपदा देखने को मिल रही है, उससे किस प्रकार से निपटा जाए, ये जो कार्य है ये यहाँ पर जो है ये किया जाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। रोहड़ू में जागरा उत्सव पर देवता महासु जहां अपने मंदिर से 1 साल बाद बाहर निकले, वहीं उनकी शोभा यात्रा के साथ भारी संख्या में देवालुओं ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने देवता महासु के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा के दौरान रोहड़ू के स्थानीय देवता शिकड़ू भी उनके साथ रहे। रोहड़ू में जागरा उत्सव का आयोजन किया गया। जागरा के अवसर पर सबसे पहले देवता शिकड़ू महासु देवता के स्वागत के लिए अपने मंदिर से बाहर निकले। देवता महासु के बाहर निकलने से पहले उनके अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकाला गया, जिन्हें उठाने के लिए बच्चों में उत्साह देखा गया। इसके बाद देवता महासु व देवता शिकड़ू के गुर बाहर निकले। अंत में देवता महासु की प्रतिमा पंडित के सिर पर विराजमान होकर बाहर निकाली गई व शोभा यात्रा शुरू हुई। देवता महासु को शोभा यात्रा के रूप में पवित्र जल के पास ले जाया गया, जहां उनका व उनके अस्त्र शस्त्रों को 1 साल के बाद स्नान करवाया गया व शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों व देवता शिकड़ू के साथ मंदिर पहुंची। रोहड़ू, जुब्बल व चिड़गांव में जागरा उत्सव मनाने का सदियों पुराना रिवाज है। जागरा उत्सव देवता महासु का उत्सव होता है। देवता महासु पूरे 1 वर्ष बाद अपने मंदिर से बाहर निकलते हैं। जागरा उत्सव पर पूरी रात चीड़े पर आग जलाकर लोग पारंपरिक नृत्य किया करते हैं। परिवार के कम से कम 1 सदस्य का जागरा उत्सव में भाग लेना अनिवार्य माना जाता है। सिटी चैनल के लिए रोहड़ू से रविंदर ठाकुर की रिपोर्ट। 1 सितंबर को नगर निगम शिमला को अस्तित्व में आए पूरे 44 वर्ष हो गए हैं। बीते 44 वर्षों में नगर निगम शिमला ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और शिमला शहर के विकास में अहम भूमिका निभाई है। नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान ने बताया कि 1853 से नगर निगम ने काम करना शुरू किया था, परंतु 44 वर्ष पहले इसे नगर निगम का दर्जा मिला था। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने शहर के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। एक सितंबर 2014 को शिमला नगर निगम को बने पूरे 44 वर्ष हो गए। ऐसे तो ये नगर निगम जो है ब्रिटिशर्स के टाइम में 1853 में जो है कार्य करना आरंभ कर दिया था, परंतु आज से 44 वर्ष पूर्व इसको जो है नगर निगम का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो एक महत्वपूर्ण दिवस आज है, क्योंकि जिस मुकाम पे जिस जिम्मेवारी को लेकर जो उत्तरदायित्व लोकल गवर्नेंस का प्रत्येक शहरी के प्रति रहता है, वो उत्तरदायित्व निभाते हुए एक लंबा सफ़र जो है नगर निगम शिमला ने किया है। मौजूदा समय में हमें शहर की जनता ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि शहर की जनता ने जिस अपेक्षा से हमें यहाँ पर अपनी सेवा करने के लिए भेजा है, तो इस शहर को एक सुनियोजित विकास, एक शहर को इसकी जो हमारी एक हेरिटेज और परंपरा है उसको बरकरार रखते हुए हम जनता के सहयोग से इस शहर के विकास को करने के लिए तत्पर है। और मुझे ये लगता है कि नगर निगम शिमला जो है काफ़ी बेहतर तरीके से अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है। जो बुनियादी आवश्यकता है, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो सफाई की व्यवस्था है, चाहे बुनियादी विकास है, बावजूद इसके कि रिसोर्सेज कम होने के बावजूद हम नगर निगम जो है पूर्णतः अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए तत्पर है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम प्रत्येक शहरी को, चाहे वो
किसी भी तबके से संबंधित रखता हो उसको जो है मूलभूत सुविधाएं जो है उसके डोर स्टेप तक। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में भारतीय जीवन बीमा निगम ने सोमवार को अपनी 58वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर LIC द्वारा ग्राहकों के लिए जीवन शगुन नाम से एक नई योजना आरंभ की गई, जिससे ग्राहकों को कई लाभ दिए जाएंगे। LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक GS परमार ने इस योजना के बारे में जानकारी दी। राजधानी शिमला में भारतीय जीवन बीमा निगम ने सोमवार को अपनी 58वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर LIC द्वारा ग्राहकों के लिए जीवन शगुन नाम से एक योजना भी आरंभ की गई। LIC के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक GS परमार ने पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 8 से 45 वर्ष आयु तक के नागरिक इसे करवा सकते हैं। 12 वर्ष लंबी इस पॉलिसी में रिस्क कवर के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन जैसी सुविधाएं भी पॉलिसी धारकों को दी जाएंगी। आज भारतीय जीवन बीमा निगम की 58वीं वर्षगांठ है और इस उपलक्ष्य में LIC डे मनाते हुए नई पॉलिसी लेकर हम जो है हाजिर हुए हैं। उसका नाम है जीवन शगुन। तो जीवन शगुन एक पॉलिसी है जो कि 8 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु तक के नागरिक ले सकते हैं। इसमें एक मुश्त प्रीमियम देय है और तकरीबन 30,000 प्रीमियम से स्टार्ट होती है ये। तो पॉलिसी के बेनिफिट इस तरीके के रहेंगे कि पहले ही दिन से जितना पैसा दिया गया है, जितना प्रीमियम है, 10 गुना उसका जो है रिस्क कवर रहेगा। और 12 साल की टोटल पॉलिसी है। 10वां साल कंप्लीट करने पर पॉलिसी धारक को 15% जो है सम एश्योर्ड का, जो कि तकरीबन प्रीमियम का डबल होगा, वो मिलेगा। 11वें वर्ष में जो है 20% मिलेगा और 12वां वर्ष पूरा करने पर जो 65% बाकी है वो, और प्लस जो लॉयल्टी एडिशन जिसको पहले हम बोनस कहते हैं, उसके रूप में जो पैसा बनता होगा पॉलिसी का, पॉलिसी धारकों को मिलेगा। तो 12 साल की ये पॉलिसी है जो इसको आज लॉन्च किया जाए। उन्होंने बताया कि LIC द्वारा समाज में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों के बीच ड्राइंग कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन करवाए जाते हैं। GS परमार ने कहा कि LIC द्वारा कर्मचारियों की प्रतिभाओं को उभारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समय समय पर आयोजन किया जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कुछ कार्य किए जाएं जिससे लोगों को LIC के प्रति जागरूकता है, और ख़ासकर इसके लिए बच्चों के स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन करवाए जा रहे हैं, कंटेस्ट कराया जा, डिबेट कराया जा रहा है, ताकि बच्चों को पता लगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम क्या है, बचत क्या है और बीमा क्या है। तो इस तरीके की गतिविधियाँ की जा रही हैं। और कुछ प्रोग्राम हमारे कर्मचारियों की तरफ से भी किए जा रहे हैं, जैसे एक कल्चरल प्रोग्राम वो करेंगे ताकि उनका भी जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल किया जा सके और समाज में भारतीय जीवन बीमा निगम को थोड़ा सा उसकी होंद को और उभारें। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। सोलन के यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में BPL एवं शिक्षित बेरोजगार युवतियों और महिलाओं के लिए इन दिनों 30 दिवसीय ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में दूर दराज की करीब 26 युवतियों और महिलाएं ब्यूटिशियन कोर्स से संबंधित तकनीकी जानकारी ग्रहण कर रही है। इस तरह के कोर्स संस्थान समय समय पर बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए करवाता रहता है। सोलन के यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में BPL एवं शिक्षित बेरोजगार युवतियों और महिलाओं के लिए इन दिनों 30 दिवसीय ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में दूर दराज की करीब 26 युवतियां और महिलाएं ब्यूटिशियन कोर्स से संबंधित तकनीकी जानकारी ग्रहण कर रही है। संस्थान में कार्यक्रम समन्वयक किरण कश्यप ने कहा कि वे प्रशिक्षण में युवतियों को नवीनतम तरीके से प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014-15 में वे यूको RCT में 21 विभिन्न कोर्स करवाने जा रहे हैं, जिसमें 525 युवक व युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। RCT में 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि 26 युवतियां भाग ले रही हैं, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न गांवों से आ रही हैं। इन युवतियों को यूको RCT मुफ्त प्रशिक्षण दे रहा है और जो इनकी ट्रेनर है वो उन्हें लेटेस्ट टेक्निक के साथ ट्रेनिंग दे रही हैं। इस ट्रेनिंग में हमने जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है स्पा ट्रीटमेंट, वो हम करवा रहे हैं, गैल्वेनिक है वो करवा रहे हैं, और स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ इन महिलाओं को हम इनके आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इसके लिए भी इन लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि ये आत्मनिर्भर बन सकें और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकें। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं ने कहा कि वे यूको RCT में ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपना स्वरोजगार
रोजगार चलाएंगे ताकि उन्हें किसी और पर निर्भर न होना पड़े। यूको RCT में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे निःशुल्क है। और मैडम ने आज तक जो हमारे को सिखाया है उसमें थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, हेयर स्पा, मेहंदी, इन सब के बारे में हमने यहाँ पे सीखा है, जो कि मुझे पहले नहीं आता था और अब मुझे इसकी पूरी नॉलेज है। और आगे भी मैं ये काम घर में करूँगी, जिससे कि मेरी इनकम है उसमें बढ़ोतरी होएगी। यहाँ यूको RCT का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे को ये मौका दिया है कि हम अपना जो लेवल है, अपना कॉन्फिडेंस है, वो सब कुछ बढ़ाएं। आज के दौर में जैसा कि आपने देखा है कि आजकल नौकरी मिलना बिल्कुल भी असंभव है। यहाँ पे जो निःशुल्क कोर्स कराया जा रहा है उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। मैं आगे अपनी क्वालिफिकेशन भी कंटिन्यू करना चाहूँगी, पर साथ साथ अपना ये काम भी कर सकती हूँ। अपना कार्य शुरू करने में मुझे इस यूको RCT से जो डिप्लोमा मिला है इससे बहुत सहायता होगी। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को संबोधित करेंगे। ये जानकारी उपायुक्त मदन चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि 5 सितंबर को प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल खुले रहेंगे और प्रधानमंत्री दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे तक देश के स्कूली बच्चों को संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण रेडियो के FM चैनल तथा दूरदर्शन के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से होगा। अध्यापक दिवस के उपलक्ष्य पर भारत के प्रधानमंत्री देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को संबोधित करेंगे। ये जानकारी उपायुक्त सोलन मदन चौहान ने दी। उपायुक्त मदन चौहान ने बताया कि जिला के 1 से जमा 2 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 5 सितंबर को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रारंभिक व उच्चतर शिक्षा के उपनिदेशक को सभी स्कूल खुले रखने के आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 5 सितंबर को टीचर्स डे के उपलक्ष्य में जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो सभी बच्चों को संबोधित कर रहे हैं और उनका संबोधन 3:30 से 5 बजे के बीच में जो है वो सभी बच्चों को भारतवर्ष के संबोधित करेंगे। इसी दिशा निर्देश के अनुसार हमने ज़िला सोलन में सभी स्कूलों में जो है ये दिशा निर्देश दे दिए हैं और ये सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी अप्रूव कर दिया है कि सोलन ज़िला के सभी स्कूल जो सरकारी हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं 11 बजे खुलेंगे और 5 बजे तक खुले रहेंगे। इसमें 1 से 8वीं तक के बच्चों को जो है प्रेफरेबली टीवी के माध्यम से जो है वो रूबरू करवाया जाएगा प्रधानमंत्री जी के भाषण से, लेकिन अगर संभव नहीं होगा तो वो रेडियो पे FM बैंड पे जो है उनको सुनाया जाएगा ये भाषण और उन्हें एक जगह एकत्रित करके ताकि सारे बच्चे जो है इसको सुन सकें। जब स्कूल 11 बजे खुलेंगे तो उसी तरह से मिड डे मील भी जो है वो आगे उनको इस तरह से खिलाया जाए ताकि बच्चे शाम तक जो है वो भूखे ना रहें। उपायुक्त ने कहा कि 1 से माध्यमिक पाठशाला तक के बच्चों को रेडियो और FM चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री का संदेश सुनाया जाएगा। प्राथमिक पाठशालाओं में टीवी की व्यवस्था संभव होने पर उन्हें टीवी पर सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 5 सितंबर को कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात सभी स्कूल 6 सितंबर दोपहर 12 बजे तक पुनः इस व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को और उन्हें प्रस्तुत करेंगे कि 5 सितंबर को बच्चों को सीधा प्रसारण सुनाने और दिखाने के लिए क्या प्रबंध किए गए थे। 2 तारीख तक सभी स्कूलों से ये भी अनुरोध किया जाता है कि वो तुरंत एक रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजेंगे और सेक्रेटरी एजुकेशन को भी भेजेंगे कि उन्होंने अपने स्कूल में किस तरह का बंदोबस्त किया है इन बच्चों को जो है वो प्रधानमंत्री के भाषण से रूबरू होने के लिए। तथा साथ ही 6 तारीख को एक कंप्लायंस रिपोर्ट सभी स्कूल देंगे कि वो उन्होंने कितने बच्चों ने जो है ये भाषण सुना है और इसकी कंप्लायंस जो है वो तुरंत इस कार्यालय को और सचिव एजुकेशन के कार्यालय को दे दी जाएगी। ये मैं सभी टीचर्स से सभी पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये इंश्योर करें कि बच्चे जो है उस दिन सभी बच्चे स्कूल में जाएं और इस भाषण को सुने और इंश्योर करें कि इस जो हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से भी आदेश आए हैं उसकी अक्षर अक्षर जो है वो तामील हो सके। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। बरसात ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से किसानों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह में अच्छी बारिश होगी और 4-5 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है।
मौसम के बदले मिजाज से किसानों बागवानों के चेहरों पर रौनक आई है। बीते शनिवार से हो रही हल्की दरमियानी बारिश का सिलसिला अगले एक सप्ताह तक चलेगा। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हल्की दरमियानी बारिश हो रही है और आगामी 4 और 5 सितंबर को प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। जो अभी सितंबर का महीना है, इसमें जो फोरकास्ट है कि जो बारिश अच्छी होगी और अभी पिछले 2 दिन से भी हिमाचल प्रदेश में हल्की से दरमियानी बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटों में हिमाचल के लगभग सभी स्थानों में बारिश रिकॉर्ड की गई, हल्की से दरमियानी बारिश रिकॉर्ड की गई और कुछ जगह पे जो बारिश है वो 50 मिलीमीटर से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की है, जिसमें धर्मशाला और आसपास के इलाकों में 50 मिलीमीटर से बारिश ज़्यादा रिकॉर्ड की गई और सुंदरनगर में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और ये बारिश जो है वो दोबारा से जो अगले पूरा 1 हफ्ते तक जो बारिश जारी रह सकती है। हल्की से दरमियानी बारिश जो है हिमाचल के इलाकों में होती रहेगी और 4-5 तारीख को भारी वर्षा होने की भी संभावना है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऊना, ऊपर के इलाके हैं और इधर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, शिमला, इनमें भारी वर्षा भी हो सकती है। ये जो भारी बारिश होगी तो हमने कल से ही डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फोरकास्ट हम देते हैं उसमें हमने डाला हुआ है कि जो बारिश है वो 4-5 तारीख को भारी वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि बारिश न होने से किसानों बागवानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही थी। बारिश होने से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। फार्मर्स जो किसान हैं उनकी काफ़ी चिंताएं बढ़ गई थी, खास करके जो लोअर डिस्ट्रिक्ट वाले जो किसान हैं वहाँ पे जो खरीफ की फसल है वो पकने पे आई हुई है। जब पानी की ज़रूरत थी तो वो उसमें जो बारिश है वो बहुत लाभदायक रहेगी। और उधर जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप जिसमें एप्पल की क्रॉप है, इसमें भी हार्वेस्टिंग आजकल है, लेकिन उसमें भी जो लास्ट मोमेंट में पानी की ज़रूरत रहती है, तो सभी को जो बारिश का जो फायदा होगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में जिला प्रशासन द्वारा रेहड़ी फड़ी और अवैध रूप से बने भवनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस ने दल और बल सहित जहां रेहड़ी फड़ी वालों के चालान काटे और उनके सामान को जब्त किया, वहीं अवैध रूप से बने भवनों के छज्जों को तोड़कर गिराया गया। लोगों ने प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना की। मैक्लोडगंज में सड़क किनारे बैठे रेहड़ी फड़ी व अवैध तरीके से बनाए गए भवनों पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की। एडीएम राकेश शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस ने दल बल सहित रेहड़ी फड़ी वालों को जुर्माना लगाया और उनके सामान को भी जब्त किया। वहीं अवैध बने भवनों के छज्जों को तोड़कर गिराया गया। इस दौरान पुलिस ने गलत तरीके से पार्क की हुई गाड़ियों के चालान काटे। स्थानीय लोगों की माने तो जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया ये अभियान प्रशंसनीय है। एसडीएम धर्मशाला बलवीर ठाकुर ने कहा कि यहाँ काफी पर्यटक आते हैं और उन्हें चलने फिरने की दिक्कत होती है। उसी के चलते रेहड़ी फड़ी वालों को हटाया जा रहा है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं जिन्होंने अवैध तरीके से भवनों का निर्माण किया है उनको भी गिराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। में हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल भी हैं और काफ़ी संख्या में हमारे पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के चलने फिरने के लिए आप आम देखते हैं कि यहाँ भीड़ लगती रहती है। ये सब अनऑथराइज जो ठेके लगा रखे हैं, रेडी पे लगा रखे हैं, उनको हटाया जा रहा है ताकि यातायात और यात्रियों को, पर्यटकों को चलने फिरने में सुविधा हो। उसी के मद्देनजर आज एक नया प्रयास और इसको आगे भी जारी रखा जाएगा ताकि लोगों को, पर्यटकों को किसी भी असुविधा का सामना न करना। निर्वासित तिब्बत सरकार के कल्याण अधिकारी सोनम दोरजे ने कहा कि मैक्लोडगंज में ट्रैफिक की काफी परेशानी है। जितने भी यहाँ रेहड़ी फड़ी वाले हैं इनको कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। देखिए, मैक्लोडगंज में काफ़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स है, बहुत ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है। इसलिए जितने भी जो नाली के ऊपर जो दुकानें बने हैं, ये ट्रैफिक का बहुत बड़ा कंसर्न है। इसलिए प्रशासन की तरफ से जितने भी यहाँ है उनको एक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि ये बहुत अच्छी माल रोड बनाई जाए, पेडेस्ट्रियन बनाया जाए। ये कोशिश प्रशासन की ओर से, हमारे तरफ से सबकी हो रही है, लेकिन जब तक इनको दूसरी जगह ना मिला जाए तभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमारे तरफ से भी इनको कोशिश है कि दूसरी जगह एक रिहेबिलिटेट किया जाए। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी की रिपोर्ट। बच्चों में अच्छे संस्कार और आदर भावना को बचपन से ही सिखाया जाना आवश्यक है, जिसके लिए स्कूल एक अहम भूमिका निभाता है।
छोटा शिमला स्थित अंकुर डे स्कूल द्वारा बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। सोमवार को अंकुर डे स्कूल द्वारा शिमला के कालीबाड़ी हॉल में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छोटा शिमला स्थित अंकुर डे स्कूल द्वारा सोमवार को स्कूल के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के नन्हे बच्चों ने विभिन्न प्रकार की मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। अंकुर डे स्कूल की प्रिंसिपल विजय कालरा ने बताया कि स्कूल का उद्देश्य बच्चों को किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया जाता है। पिछले 30 साल से इसी स्कूल की सेवा में है और हम पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को हर चीज़ सिखाई जाए। यही नहीं कि सिर्फ किताबें पढ़ाई जाएं, उनको ड्राइंग, उनको कंप्यूटर, उनको म्यूज़िक, डांस, प्लेज और सब चीज़, स्मार्ट क्लासेस भी, हर फैसिलिटी है स्कूल में। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि हम बच्चों को ना सिखाएं। उनको नॉर्मल सिटीज़न बनाने के लिए इंटेलिजेंट और ऑलराउंडर, ये हमारी स्ट्रेस रहती है हमेशा कि हमारे बच्चे सब कुछ सीखें और अच्छे नागरिक बने। मॉरल साइंस भी उनको सिखाई जाती है कि अच्छे से अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और सारी चीज़ें बच्चों को हम हमेशा से सिखा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन में राजगढ़ के युवक को फेसबुक पर लड़की की फेक आईडी बनाकर 5 युवकों ने पहले तो जाल में फंसाया, फिर उस युवक को शहर से बाहर शामती गांव में बंद पड़ी फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया, जहां युवक को लड़की तो नहीं मिली, लेकिन 5 युवकों ने उसे घेर कर उसके साथ मारपीट करके जेब में पड़ी नकदी सहित एटीएम कार्ड तक छीन लिया। सोलन में राजगढ़ के युवक को फेसबुक पर लड़की की झूठी आईडी बनाकर युवकों ने उस युवक को शामती गांव में बंद पड़ी फैक्ट्री में मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ मारपीट की और जेब में पड़ी नकदी सहित एटीएम कार्ड तक छीन लिया। साथ ही युवकों ने 10,000 रुपए लाने की भी मांग कर दी। ठगों ने युवक को धमकी दी कि वो सभी सीबीआई के अधिकारी हैं और यदि ये बात किसी को बताई तो वह उसका इससे भी बुरा हश्र करेंगे। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगत सिंह ठाकुर ने कहा कि ठगी करने वाले युवक सोलन के ही रहने वाले हैं और निजी विश्वविद्यालयों में बीटेक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और युवकों से पूछताछ की जा रही है। अभी तक इसमें अधिकतर जो है वो स्थानीय है और अधिकतर इसमें जो है वो स्टूडेंट्स है, ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के। कोई उन्होंने अपनी आईडी क्रिएट की है तो उसके तहत उन्होंने वो चैटिंग से वो किसी बहाने से दोस्ती करने के लिए किसी से वो संपर्क करते थे और उन्होंने एक युवक उन्होंने बुलाया अपने पास किसी एक सुनसान कमरे में और वहाँ पर जाके उससे मारपीट की और उसको कहा कि भाई हम सीबीआई वाले हैं, पुलिस वाले हैं, तो हम इतने पैसे दो। इस तरह की जो कंप्लेंट है वो मिली है और अभी उसमें केस रजिस्टर करके अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की हुई है। अभी इसमें धारा 384 आईपीसी में केस रजिस्टर किया है। बाकी फर्दर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और क्या क्या सामने आता है उसके अकॉर्डिंग की खिलाफ कार्रवाई। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सो मेहता की रिपोर्ट। फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाए जाने के विरोध में छात्र संगठन एसएफआई ने सोमवार को शिमला सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एसएफआई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी मिले और उनसे फीस वृद्धि को कम करने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा
फीस वृद्धि और छात्र संघ चुनाव में रोक लगाए जाने के विरोध में एसएफआई द्वारा प्रदेश भर में प्रदर्शन और कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है। सोमवार को एसएफआई ने विरोध स्वरूप प्रदेश सचिवालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिलकर फीस वृद्धि को कम करने और छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की है। एसएफआई के राज्य सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि फीस वृद्धि से छात्रों के साथ साथ आम जनता पर भी इसका बोझ पड़ेगा। साथ ही छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाए जाने से छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें फीस वृद्धि पर सकारात्मक जवाब दिया है। अभी जो हमारा प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन चला है, जो दो मुख्य मुद्दे पूरे प्रदेश में सामने उभर कर आए हैं, एक तो एक भारी भरकम फीस वृद्धि और दूसरा केंद्रीय छात्र संघ चुनावों के ऊपर प्रतिबंध। इन सभी मुद्दों को लेकर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले हैं। हमने इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष सीधे तौर पर उठाया है कि इन सारी समस्याओं की जड़ प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी जी हैं। पिछले 3 वर्षों से जो उनकी कारगुजारी है वो शक के दायरे में है। उन्हें इस विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ा जाए और एक अच्छे एकेडमिशियन को यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नियुक्त किया जाए। इसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें सकारात्मक जवाब दिया है कि प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन एक एकेडमिशियन को ही यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर के तौर पर नियुक्त करेगा और किसी भी हालत में इस कुलपति को विश्वविद्यालय में रहने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ तो दूसरा सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो भारी भरकम फीस वृद्धि के ऊपर, तो इसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए जो है वो सरकार को कहा है और ये कहा है कि एक कंपैरेटिव स्टडी के बाद ही जो है फीस वृद्धि के ऊपर हम एक निर्णय ले पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो केंद्रीय छात्र संघ चुनावों का जो मुद्दा था, इसके ऊपर हमें सकारात्मक जवाब नहीं मिला है और प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक जो है वो केंद्रीय छात्र संघ चुनाव करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, इसको लेकर अभी सही स्थिति में नहीं है। हम इस बात को लेकर अपने आंदोलन को और मजबूत करेंगे कि केंद्रीय छात्र संघ चुनाव प्रदेश के अंदर करवाए जाएं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में बस इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।